सीमा का नाम की लड़की अपने छोटे भाई चिंटू और अपनी छोटी बहन पलक के साथ रहती थी। दरअसल रिया के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। रिया के माता पिता बहुत अमीर थे, इसीलिए रिया के पास एक बहुत ही बड़ा सा घर था और उसके पास कुछ सेविंग्स भी थी, इसीलिए उसे कभी भी काम करने की आवश्यकता नहीं हुई। चिंटू, पलक, अब तुम दोनों उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए देरी हो जाएगी। दीदी, आज मेरे स्कूल जाने का मन नहीं है। लेकिन क्यों चिंटू, क्या बात है? उसके बाद रिया चिंटू के पास जाकर जब उसे हाथ लगा कर देखती है, तब उसे पता चलता है कि चिंटू को बहुत तेज बुखार है। चिंटू, तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है। हाँ दीदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और पियो ठंडा पानी। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ ना कि बाहर से पसीनों में आकर ठंडा पानी मत पिया करो, इससे तबीयत खराब हो जाती है और ये मौसम भी ऐसा ही है। सॉरी दीदी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें ज्यादा डांट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वहीं दूसरे बेड पर रिया की छोटी बहन पलक सो रही थी। पलक, चलो उठ जाओ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। उसके बाद पलक उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। ठीक है दीदी, तुम जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। आज तुम्हें अकेले ही स्कूल जाना होगा क्योंकि चिंटू को बुखार है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। क्या? हाँ दीदी, मुझे भी आज स्कूल नहीं जाना, मैं भी आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। लेकिन पलक, प्लीज ना दीदी। उसके बाद रिया पलक की मासूमियत देखकर पिघल जाती है और उसकी बात मान जाती है। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। उसके बाद सभी तैयार होकर डॉक्टर के पास चली जाती है। फिर डॉक्टर से दवाई लेने के बाद जब रिया पलक और चिंटू को लेकर अस्पताल से बाहर जा रही थी, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद पलक और चिंटू रोड के दूसरी तरफ रुक जाते हैं और रिया रोड क्रॉस करके दूसरी साइड से उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ चिंटू को रोड पर एक बॉल नजर आती है, जिसे देखकर चिंटू उसकी तरफ उसे लेने के लिए भागने लगता है। बॉल को पकड़ने की कोशिश में चिंटू रोड के बीचों बीच आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ से रिया देखती है कि एक बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है, जिससे चिंटू की टक्कर होने वाली थी। तब रिया चिंटू की तरफ भागने लगती है, लेकिन रिया की दाईं तरफ से भी एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, जिसकी वजह से रिया रोड क्रॉस नहीं कर पाती। चिंटू! उस ट्रक के जाने के बाद रिया देखती है कि चिंटू बिल्कुल सही सलामत है, पर रिया रोती हुई जल्दी से चिंटू के पास जाती है और उसे डांटने लगती है। चिंटू, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम इस तरह रोड के बीचों बीच क्यों जा रहे थे? दीदी, वो मैं बॉल लेने जा रहा था। कोई बात नहीं, आप इसे इस तरह मत डांटिए। आप कौन? दीदी, इन्होंने ही चिंटू को बचाया है। क्या सच में? थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे इसमें एहसान कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है, वैसे ही उसके पैर में दर्द हो जाता है। आउच! आप ठीक तो है ना? अरे, आपको तो चोट लगी है। उसके बाद रिया उस व्यक्ति को भी अस्पताल से दवाई दिलवाकर उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। उस व्यक्ति का नाम संजय था। रिया जिस कॉलेज में पढ़ने जाती थी, उसी कॉलेज के बाहर एक दिन रिया को वही आदमी दिखता है जिसने चिंटू की मदद की थी। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आया था। क्या आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ, आपका नाम क्या है? जी, संजय। उसके बाद रिया और संजय में काफी देर तक बातचीत होती है। इस तरह अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। रिया और संजय में अब गहरी दोस्ती होने लगी थी। रिया को भी संजय का नेचर काफी अच्छा लगने लगा था। रिया को संजय बहुत ही अच्छा लगता था और संजय को भी रिया काफी ज्यादा पसंद थी। जिसके बाद संजय रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। तब रिया काफी हैरान हो जाती है। क्या बात है रिया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है रिया? दरअसल संजय, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
और मेरे दोनों भाई बहन अभी बहुत छोटे हैं। मैं उन्हें इस तरह अकेली छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे जाने के बाद उन दोनों का क्या होगा? भला उनका कौन ध्यान रखेगा? इसलिए मैं अभी किसी से शादी नहीं कर सकती। हाँ रिया, तुम भी ना। तुम्हें मेरी इस बात पर हंसी आ रही है? अरे रिया, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात की चिंता कर रही हो। बस इतनी सी बात। मेरे पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। क्या? तुम्हें तो पता ही है, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। शादी के बाद मैं भी तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। फिर तुम अपने दोनों भाई बहनों का अच्छे से ध्यान रख सकती हो। संजय की ये बात सुनकर रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्या सच में संजय? हाँ बाबा। उसके बाद रिया और संजय दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद संजय भी रिया के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। संजय सभी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाता था। वहीं दूसरी तरफ चिंटू और पलक भी संजय को बहुत पसंद करते थे। शादी से पहले भी संजय अक्सर चिंटू और पलक को अपने साथ बाहर खेलने के लिए ले जाया करता। ठीक उसी तरह शादी के बाद भी संजय चिंटू और पलक को बहुत सारी अलग अलग जगहों पर घुमाने के लिए ले जाया करता। फिर एक दिन, आज तो आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। क्या सिर्फ आज ही? बाकी दिन खाना अच्छा नहीं होता? नहीं, बाकी दिन भी खाना बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू संजय, तुम इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया रिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप हमें कहाँ घुमाने ले जाएंगे? कल आप दोनों का एग्जाम है, इसलिए अभी कुछ दिन हम कहीं नहीं जाएंगे। हम एग्जाम खत्म होने के बाद एक अच्छी सी जगह चलेंगे। ठीक है। वाह, आज तक चिंटू ने मेरी कभी इतनी आसानी से बात नहीं मानी और देखो अब अपने जीजू की कैसे बात मानता है। इस तरह रिया अपने भाई बहन और संजय के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। साथ ही रिया संजय के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। इसी बात का संजय बहुत फायदा उठाने लगा था। वो धीरे धीरे रिया को अपनी बातों में फंसाकर उसका घर अपने नाम करवा लेता है। साथ ही जैसे ही घर उसके नाम हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे संजय के रंग ढंग बिल्कुल बदलने लगते हैं। जिसके बाद संजय रिया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगा था। वो ना तो अब अपने काम पर जाता था, साथ ही उसे दारू पीने की भी बहुत ज्यादा बुरी लत लग गई थी। वो अब रोज दारू पीकर रिया को पीटने लगा था। साथ ही वो चिंटू और पलक के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगा था। एक दिन जब संजय हॉल में बैठकर टीवी देख रहा होता है, तभी वहाँ पर चिंटू आ जाता है। इसके बाद चिंटू संजय को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दबे पाँव से वहाँ से वापस जाने लगता है। ए चिंटू, इधर आ। तूने सुना नहीं? मैंने तुझे बुलाया। उसके बाद चिंटू डरकर संजय के पास जाता है। फिर संजय चिंटू से अपने लिए पानी मंगवाता है। डर की वजह से चिंटू के हाथ से पानी गिर जाता है। इसके बाद संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू की बहुत पिटाई करता है। जब रिया को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब रिया की सब्र का बांध टूट चुका था। वो संजय से इस बात पर लड़ाई करती है। अब तक संजय ने रिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, वो सब रिया ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब वो पलक और चिंटू को भी परेशान करने लगा था, जो कि रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके खिलाफ आवाज उठाती है। फिर उसी दिन संजय रिया को पलक और चिंटू के साथ घर से बाहर निकाल देता है। घर से निकलने के बाद रिया चिंटू और पलक को लेकर थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? जब रिया वहाँ रो रही होती है, तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है, जिसे रिया पर तरस आ जाता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद रिया सोचती है कि उसे कुछ तो करना ही होगा। आखिर वो इस तरह कब तक किसी के घर पर रुकेगी। उसके बाद रिया सिंगापुरी नूडल्स बनाकर बेचने लगती है। वो दिन रात खूब मेहनत करती है और नूडल्स बनाकर बेचा करती है। पिछले 3 महीने से रिया बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। चलो पलक, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? दीदी, मैं आज के बाद कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों पलक, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
बस दीदी, मुझे स्कूल नहीं जाना। पलक, मुझे सच बताओ क्या बात है? दीदी, हमारी मैम बहुत इंसल्ट करती है। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी फीस जमा नहीं होगी तब तक हम स्कूल नहीं आ सकते। हाँ, तुम्हारे पिछले कुछ महीनों की फीस पेंडिंग है। इतना कहकर रिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? मेरी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से तुम दोनों को भी इतना कुछ सहना पड़ रहा है। दीदी प्लीज आप रो मत। आपको याद है ना पापा क्या कहते थे कि जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, साथ ही अगर जिंदगी में खुशियाँ होती है तो मुसीबत भी आती है। इसीलिए हमें मुसीबत में भी हंसकर उसका सामना करना चाहिए ताकि हम उस मुसीबत को आसानी से पार करके दोबारा खुशियाँ अपने जीवन में ला सके। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद रिया अपने भाई और बहन का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। उसके बाद रिया फिर से बहुत मेहनत करती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और रिया की मेहनत रंग लाती है। रिया का अब सिंगापुरी नूडल्स का काफी अच्छा बिजनेस हो गया था। हर कोई रिया की नूडल्स की बहुत तारीफ करने लगा था। साथ ही रिया का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट बन गया था जहाँ से लोग अलग अलग जगहों से ऑर्डर करते थे। इसके साथ रिया एक बहुत ही बड़े घर में शिफ्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ संजय, जो कि नशे में सब कुछ गवा देता है, उसने चालाकी से जानबूझकर रिया को अपना निशाना बनाकर उसे अपनी जाल में फंसाया था। इसीलिए संजय को उसकी कर्मों का फल मिलता है। इसके बाद उसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास अब अपना इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी बहन और भाई के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जीती है।